हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, है ना। तो देखो, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी रीजनल इंजरीज की। तो रीजनल इंजरीज के दो लेक्चर हमने लिए थे। पहला तो था, उसमें हमने फ्रैक्चर्स की बात की थी ना, स्कल फ्रैक्चर्स और आपके स्कल बेस फ्रैक्चर्स की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी रिंग फ्रैक्चर, हिंज फ्रैक्चर, फिशर फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड, कम्युनिटेड, सुचरल, डायस्टेटिक, पिंग पोंग बॉल। तो बहुत सारे फ्रैक्चर्स की बात की थी। फ्रैक्चर्स ऑफ एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के फ्रैक्चर्स की बात की थी ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने बात की थी इंट्राक्रैनियल हेमोरेज की, जिसमें अपन ने बात की थी किसकी, दैट इज एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज, सबड्यूरल हेमोरेज और सब अरेक्नोइड हेमोरेज की ना। तो अभी अपना चैप्टर है थर्मल इंजरीज। ध्यान रखना, इस प्रकार से ट्रोमेटोलॉजी यूनिट चल रही है। तो थर्मल इंजरीज की बात करेंगे तो देखो, ध्यान रखना बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा होगा। ध्यान रखना, ये फैक्ट्री का काम चल रहा है कुछ यहाँ पे, सॉरी। तो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आई एम सॉरी। तो अब बात करते हैं किसकी, थर्मल इंजरीज की, है ना। तो थर्मल इंजरीज की सबसे पहले डेफिनेशन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, थर्मो वर्ड का मतलब भी क्या होता है, टेम्परेचर है। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर की वजह से होने वाली इंजरी है ये ना। आपके बॉडी के टिश्यू का डैमेज हो गया है टेम्परेचर की वजह से। वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की वजह से भी डैमेज हो सकता है, लो टेम्परेचर की वजह से भी डैमेज हो सकता है ना। अगर लो टेम्परेचर की वजह से बॉडी टिश्यू का डैमेज हुआ है तो कोल्ड इंजरी कह देंगे उसको, और हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है तो हीट इंजरी, है ना। तो थर्मल इंजरी मतलब टेम्परेचर की वजह से होने वाला टिश्यू डैमेज। दो तरीके की, कोल्ड इंजरी और हीट इंजरी, हाई टेम्परेचर की वजह से और लो टेम्परेचर की वजह से, है ना। तो पहले बात कर रहे हैं किसकी, कोल्ड इंजरी की, है ना। तो कोल्ड इंजरी जो होती है, इसके जनरल इफेक्ट की बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, इसमें जनरल इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आप ठंड में रहोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। हाइपो का मतलब कमी, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ध्यान रखना ना, बॉडी टेम्परेचर जो होता है कितना हो जाता है, नॉर्मल कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन जब कोर टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो उसे अपन कह देंगे हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। और हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर आपका कम हो गया 35 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको मेजर कहाँ पे करोगे, तो उसको मेजर किया जाता है एक तो रेक्टम पे, एक लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी टेम्परेचर कहाँ मेजर करेंगे, तो रेक्टम या फिर लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो जनरल इफेक्ट था। वैसे लोकल इफेक्ट की बात करें, लोकल इफेक्ट मतलब किसी एक हिस्से पर इफेक्ट, तो उसमें हो सकता है तो ड्राई कोल्ड या फिर मॉइस्ट कोल्ड ना। ड्राई कोल्ड को अपन फ्रीजिंग कोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके हाथ पैर या टिश्यू जो होते हैं जम जाते हैं एकदम ना। तो ध्यान रखना, जम जाएंगे कब, जब जाएंगे जब 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा आपका टेम्परेचर, मतलब जो हिस्से जम गए हैं उनका। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो इसमें क्या होता है, एकदम जम ही जाओगे, पूरी बॉडी जम जाती है। बॉडी टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। ध्यान रखना इस प्रकार से, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है जिस पर आपकी बॉडी जम जाएगी। ध्यान रखना इस प्रकार से, तो जिस पर बॉडी जम जाएगी, ना कि बॉडी टेम्परेचर ना। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं फ्रोस्ट बाइट, है ना। तो फ्रोस्ट बाइट का मतलब क्या है, ठंड की वजह से टिश्यू का जम जाना। तो मेनली तो पेरीफेरी में देखने को मिलता है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे फ्रोस्ट बाइट। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। और एक होती है नॉन फ्रीजिंग कोल्ड। नॉन फ्रीजिंग कोल्ड मतलब जमेगा नहीं आपका बॉडी का कोई भी पार्ट, है ना। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसमें कंडीशन आती है ट्रेंच फुट या इमर्जन फुट, है ना। ट्रेंच का मतलब होता है खाई, है ना। तो ध्यान रखना है, जब खाई मतलब लंबे समय तक आप पैर अपने पानी में डुबो करके रख रहे हो ना, तो ट्रेंच फुट या इमर्जन फुट, इमर्जन मतलब क्या होता है, डुबोना। तो ध्यान रखना, किसी भी पानी में आप लंबे समय तक अपने पैर डुबो करके रख रहे हो तो ये मॉइस्ट कोल्ड की कंडीशन देखने को मिलेगी। पैरों में वो झुर्रियां टाइप पड़ जाती है ना। आपके किसी भी नोट्स में डायग्राम भी दे रखा होगा, बुक में भी डायग्राम दे रखा है ट्रेंच फुट का ना। तो ध्यान रखना है कहाँ देखने को मिलता है ये सेलर्स एंड नेवी ऑफिसर्स में देखने को मिलता है। सेलर्स का मतलब नाविक। तो जो नाविक होते हैं उनका लंबे समय तक पानी में पैर डूबा रहता है उनका। ध्यान रखना इस प्रकार से। और नेवी ऑफिसर्स भी पानी में लंबे समय तक रहते हैं तो ना, तो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमर्जन अंडर वाटर, तो उनमें आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ट्रेंच फुट या इमर्जन फुट। पैरों में झुर्रियां टाइप कुछ पड़ जाएगी। ध्यान रखना, लेकिन जमेगा नहीं पैर, मतलब जम थोड़ा जाओगे आप ना। तो नॉन फ्रीजिंग कोल्ड होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब बात करेंगे हीट इंजरी की, है ना। हीट इंजरी के जनरल इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर हाइपोथर्मिया आ जाएगा। और ध्यान रखना इस प्रकार से, तो हाइपरथर्मिया में 3 कंडीशन अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, हीट क्रैम्प्स, हीट सिंकोप और हीट स्ट्रोक। और इसके बाद यहाँ पे जो है मॉइस्ट हीट में क्या कंडीशन आएगी, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट 2 कंडीशन आएगी। ध्यान रखना इस प्रकार से। ड्राई हीट का मतलब है फ्लेम या फायर, मतलब आग की वजह से आप जल गए हो, तो उसमें कंडीशन पढ़ेंगे अपन बर्न। और मॉइस्ट हीट का मतलब है जिसमें हॉट लिक्विड, मतलब गरम गरम कोई लिक्विड या फिर गैस, मतलब स्टीम आपके ऊपर आ गई हो जिसकी वजह से जल गए हैं आप। ध्यान रखना उस कंडीशन को अपन कहेंगे स्काल्ड, है ना। तो बर्न और स्काल्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है उनकी बात करेंगे। ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हाइपोथर्मिया की ससेप्टिबिलिटी एंड सीवियरिटी, है ना। तो ध्यान रखना हाइपोथर्मिया
हाइपोथर्मिया ये जो 4 पॉपुलेशन होती है इनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। तो एक पॉपुलेशन मुझे आपकी भी दिख रही है, इसमें ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना न्यूबॉर्न, हाइपोथायरॉइड, अल्कोहलिक्स और एल्डरली है। तो ध्यान रखना न्यूबॉर्न में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एल्डरली में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हाइपोथायरॉइड होते हैं, हाइपोथायरॉइड वही थायरॉइड से बीएमआर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब हाइपोथायरॉइड होगा तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कम होगा। इसके अलावा ये आपका फेवरेट आ गया अल्कोहलिक्स, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इनमें भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं हाइपोथर्मिया होने के। तो NHAE निमोनिक से आप याद रख सकते हो। NHAI का नाम सुना होगा आपने हाईवे में, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये NHAE है, ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना है जो हाइपोथर्मिया होती है इसकी 3 कंडीशन होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड का मतलब होता है जब टेम्परेचर 35 से 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मॉडरेट का मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है ये जब बॉडी टेम्परेचर 32 से 28 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और सीवियर का मतलब जो 28 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए बॉडी टेम्परेचर ना। तो ध्यान रखना जब बॉडी टेम्परेचर 35 से 32 डिग्री सेल्सियस होगा तो हाइपोथैलेमस जो कि थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर होता है बॉडी का, तापमान नियंत्रण करता है, तो उसमें शिवरिंग होगी। शिवरिंग मतलब कपकपी, आप हाथ कांपेंगे आपके और इससे फ्रिक्शन होगा तो क्या होगी, गर्मी पैदा होगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का थोड़ा ना। लेकिन क्या होता है जो मॉडरेट कंडीशन होती है ना, इसमें अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो हाइपोथैलेमस फेल कर जाएगा। हाइपोथैलेमस फेल हो गया तो हाइपोथैलेमस से शिवरिंग करवा रहा था, अब शिवरिंग हो नहीं पाएगी तो ध्यान रखना है बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो और इससे डिक्रीज रिफ्लेक्स कंडीशन आ गई। रिफ्लेक्स मतलब यही है, ध्यान रखना इस प्रकार से। शिवरिंग या और कोई भी आप काम कर रहे हो वो रिफ्लेक्स सेक्शन वो कम हो जाएंगे। और जब हम ECG करवाएंगे ऐसे पेशेंट की जिसमें हाइपोथैलेमस फेल हो चुका है, तो ECG में एक नई वेव दिखेगी अपने को जिसको अपन J वेव कहते हैं या ऑसबोर्न वेव भी कहते हैं ना। तो J वेव या ऑसबोर्न वेव दिखेगी ECG में, ध्यान रखना ऐसे पेशेंट में जिसमें हाइपोथैलेमस फेल हो चुका है ना। और सीवियर अगर हाइपोथर्मिया है जिसमें टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया है तो अपन बात करें तो कोमा में जा सकता है पेशेंट, ध्यान रखना इस प्रकार से। सस्पेंडेड एनिमेशन को एपरेंट डेथ भी कहते हैं। एपरेंट का मतलब होता है उसके जैसा लगना, डेथ मतलब मृत्यु। तो मृत्यु लग सकती है, आपको देखने से लग सकता है कि पेशेंट मर गया हो, एक्चुअली मरा नहीं है, पेशेंट जिंदा है अभी, लेकिन देखने से ऐसा लगेगा भाई वो कुछ हलचल ही नहीं कर रहा, कुछ वाइटल रिएक्शन ही हमें नहीं दिख रहे उसके, तो इसलिए हमें लगेगा कि पेशेंट की डेथ हो गई है। एक्चुअल में डेथ नहीं हुई होती, वो जम गया है, उसके हाथ पैर, अपन ने बोला ना फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन है, तो जम गया है उसके हाथ पैर, इसलिए कोई हलचल नहीं दिख रही है अपने को ना। पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग और हाइड एंड डाई सिंड्रोम आता है यहाँ पे, टर्मिनल बर्रोविंग भी कहते हैं इसको। पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग का मतलब क्या होता है ना, देखो पैराडॉक्सिकल वर्ड कहीं पर भी आ जाए जिंदगी में तो याद रख लेना जो होना चाहिए था उसके विपरीत काम हो गया है ना। आपको ठंड लगेगी तो आप अपने कपड़े उतारोगे कि और कपड़े पहनोगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अनड्रेसिंग। अनड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, कपड़े उतार देना, सीधी सी बात है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस पेशेंट का फेल हो चुका है ना। अब हाइपोथैलेमस फेल हो गया भाई, हाइपोथर्मिया कंडीशन पहले से है। हाइपोथर्मिया कंडीशन है मतलब सीवियर कोल्ड एक्सपोजर है, पर्सन को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन अब उसका हाइपोथैलेमस फेल हो गया। हाइपोथैलेमस फेल हो गया तो थर्मो रेगुलेशन काम नहीं करेगा। थर्मो रेगुलेशन काम नहीं करेगा तो ध्यान रखना है वैसो कंस्ट्रिक्शन फेल हो जाएगा ना। जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा वैसो डायलेशन होता है, ये बात याद रख लेना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी ना, लेकिन अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है तो होना चाहिए था वैसो कंस्ट्रिक्शन है, लेकिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा कौन रहा था, थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ही फेल हो गया तो कम टेम्परेचर होने की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो होगा वैसो डायलेशन। दोबारा समझना ध्यान से, क्या हो रहा है, पेशेंट को बहुत ठंड लग रही है ना, ठंड लग रही है तो उसका बॉडी टेम्परेचर कम है, और मैंने क्या बोला, टेम्परेचर कम होता है तो ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है ना। लेकिन वो करवाता कौन है वैसो कंस्ट्रिक्शन, हाइपोथैलेमस करवाता है, थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर करवाता है। लेकिन पेशेंट का तो हाइपोथैलेमस ही फेल कर चुका है, 30 डिग्री से कम आ चुका है टेम्परेचर। अब हाइपोथैलेमस फेल हो गया तो ब्लड वेसल डायलेट करेंगे, अब वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और ब्लड वेसल डायलेट कब करती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का ना। तो इंसान को लगेगा कि उसको गर्मी लग रही है ना, एक्चुअल में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है उसको, इस वजह से हाइपोथैलेमस फेल कर गया, वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, वैसो डायलेशन हो गया। लेकिन जब वैसो डायलेशन हुआ तो इंसान को क्या लगेगा, गर्मी लग रही है, सेंस
ऑफ वार्म आएंगे उसको, और गर्मी लगेगी तो आप कपड़े उतारोगे अपने, ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान रखना है इसमें फिर इंसान क्या करेगा, अनड्रेसिंग करेगा। तो ध्यान रखना है अनड्रेसिंग कर देगा, उसकी डेथ हो जाएगी पेशेंट की बाद में ना। पहले से ही बहुत ज़्यादा ठंड है, उसने कपड़े उतार दिया तो डेथ ही हो जाएगी पेशेंट की, ध्यान रखना है। लेकिन मे रिसेंबल सेक्सुअल असोल्ट, जब कोई इंसान मरा हुआ मिले और उसके कपड़े उतरे हुए मिले तो आपको क्या लगेगा कि कुछ रेप वगैरह या कुछ सेक्सुअल क्राइम हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो सेक्सुअल क्राइम जैसा लग सकता है देखने से, एक्चुअल में सेक्सुअल क्राइम नहीं है वो, एक्चुअल में पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग की कंडीशन है ना। तो ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा, नहीं तो रिवाइंड करके देख लो एक बार, है ना। तो हाइपोथैलेमस फेल होने की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की बजाय वैसो डायलेशन हो गया, जिससे इंसान को गर्मी लगी, उसने अपने कपड़े उतार दिए, तो मे रिसेंबल सेक्सुअल असोल्ट, डेथ हो जाएगी उसकी ना। हाइड एंड डाई सिंड्रोम क्या होता है, हाइड का मतलब छुपा लेना और मर जाना, डाई का मतलब मर जाना, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो टर्मिनल बर्रोविंग कहते हैं, टर्मिनल का मतलब संकरी जगह है, बर्रोविंग का मतलब छिप जाना। तो इंसान कोई संकरी जगह होती है ना, कोई अलमारी वगैरह, इनके पीछे जाकर के छुप जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हाइपोथर्मिया होगा, सीवियर कोल्ड एक्सपोजर होगा, तो मेंटली डिसओरिएंट हो जाएगा बंदा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, तो वो अपने आप को कुछ संकरी जगहों में छुपा लेगा, जिस वहां पर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हाइड एंड डाई सिंड्रोम या टर्मिनल बर्रोविंग। तो ये पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग एंड हाइड एंड डाई सिंड्रोम देखने को मिलता है किसमें, सीवियर हाइपोथर्मिया में अपन बात करें तो ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, दैट इज इसके ट्रीटमेंट की। तो सीधी सी बात है, ठंड लग रही है तो क्या करो, उसको गर्मी दो, रीवार्मिंग करो, रीवार्मिंग मतलब गर्म करना, उसकी बॉडी को गर्म करो, इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर अपन बात करें ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, अगर पेशेंट की डेथ हो गई है हाइपोथर्मिया की वजह से, तो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, PPWW निमोनिक से आप याद रख सकते हो, पिंक हाइपोस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस पड़ी होगी, लिवर मोटिस ब्रूज अपन बात के ध्यान रखना, इस प्रकार से पढ़ेंगे अपन आगे अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस में। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, पिंक कलर का मतलब जमाव दिखेगा खून का उसमें, ध्यान रखना इस प्रकार से, ये डिटेल में पढ़ेंगे अर्ली पोस्टमार्टम चेंज वाले चैप्टर में। पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, पैंक्रियाज के टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा। व्हाइट डेथ, बॉडी एकदम पीली या सफेद सी पड़ जाएगी उसकी, तो व्हाइट डेथ कहेंगे उसको। और विस्क न्यू स्काइज अल्सर, ध्यान रखना इस प्रकार से, एमसीक्यू पूछूंगा मैं आगे। विस्क न्यू स्काई अल्सर कहाँ पाया जाता है, यहाँ नहीं लिखा मैंने, आपके नोट्स वगैरह में लिखा होगा बुक में, तो स्टमक में पाया जाता है विस्क न्यू स्काई अल्सर ना। ब्लीडिंग स्पॉट्स हो जाते हैं स्टमक में, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो जो स्टमक होता है उसमें ब्लीडिंग स्पॉट, ब्लीडिंग हो जाएगी स्टमक में, और ब्लीडिंग के कुछ धब्बे दिखेंगे, उसे कहते हैं विस्क न्यू स्काई अल्सर है ना। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स हो जाएगी इसकी, ध्यान रखना है। फिर आता है फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट मैंने बोला ही, ड्राई एक्सट्रीम कोल्ड कोजिंग पेरिफेरल टिश्यू फ्रीजिंग, सीधी सी बात है, टिश्यू जम गए हैं एकदम, इतनी सीवियर कोल्ड है ना। तो इसकी डिग्री जो होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री है ना। तो डिग्री को इस तरीके से बोलते हैं, जो 1 डिग्री होती है इसको बोलते हैं फ्रोस्ट निप, जो 2 डिग्री है इसको बोलेंगे सुपरफिशियल फ्रोस्ट बाइट, 3 डिग्री या 4 डिग्री को बोला जाएगा डीप फ्रोस्ट बाइट है ना। तो जो फ्रोस्ट निप होती है इसमें पैलेट दिखेगी जो कि रिवर्सेबल होगी ना, पीला पीला दिखेगा लेकिन रिवर्सेबल होती है, बाद में ठीक हो जाएगा ना। 2 डिग्री जो होती है इसमें कंडीशन हो जाएगी एनेस्थीसिया की, रिदमा की, और 3 डिग्री मतलब डीप फ्रोस्ट बाइट जो होती है इसमें आपको ब्लिस्टर्स, गैंग्रीन, इडिमा देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट है रैपिड रिवार्मिंग एट 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पेशेंट जिसके हाथ पैर जम गए हैं कोल्ड इंजरी की वजह से, तो उसको तुरंत गर्म किया जाएगा 37 से 40 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी एमसीक्यू है, अगले लेक्चर में पूछूंगा, इसको ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब बात करेंगे हीट रिलेटेड सिंड्रोम्स की, तो ये बात की कोल्ड इंजरी की, अब बात कर रहे हैं हीट इंजरी की है ना। तो हीट इंजरी में सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथर्मिया होगा। हीट रिलेटेड सिंड्रोम्स आएंगे, तो हीट रिलेटेड सिंड्रोम्स में अपन 3 पढ़ेंगे यहाँ पे, हीट क्रैम्प्स, हीट सिनकोप, हीट स्ट्रोक। एसएससी से याद रख सकते हो, हीट क्रैम्प्स, हीट सिनकोप, हीट स्ट्रोक अपन बात के एसएससी है ना। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी देखें। हीट क्रैम्प्स जो होता है इसमें क्या होती है, भाई गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, सीधी सी बात है, स्वेटिंग होगी, और पसीना आएगा तो पसीने में क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, और जहां जहां पानी वहां वहां सोडियम, वाटर लॉस होगा तो साथ में सोडियम का लॉस होगा। अब सोडियम जो होता है वही तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पढ़ा होगा थ्योरी कौन सी थी वो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना। तो ध्यान रखना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ा होगा, सोडियम में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो पेनफुल मसल स्पाजम होगा, जब सोडियम ही नहीं है तो। लेकिन ध्यान रखना, थर्मो रेगुलेशन और बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल रहेंगे ना, क्योंकि पसीने से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो थर्मल रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, हीट क्रैम्प्स और हीट सिनकोप दोनों में नॉर्मल रहते हैं, हीट स्ट्रोक में बिगड़ जाते हैं ना। हीट स्ट्रोक में थर्मल रेगुलेशन इंपेयर्ड हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और बॉडी टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना, इस प्रकार से बढ़ जाता है ना। हीट सिनकोप में क्या होगा, इसमें भी वाटर लॉस होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी तो वाटर लॉस होगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम गिरेगा, ब्लड वॉल्यूम गिरेगा तो ब्लड प्रेशर गिरेगा, ब्लड प्रेशर जब गिर गया, वही सीधी सी बात है, ब्लड वॉल्यूम गिरा, ब्लड प्रेशर गिरा
तो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्रेन तक जो ब्लड पहुंचता है उसे कहते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन। तो सेरेब्रल परफ्यूजन कम होगा जिससे इंसान को चक्कर आएंगे। डिजीनेस और वर्टाइगो दो शब्द होते हैं, एक में चक्कर आते हैं डिजीनेस में, और वर्टाइगो एक टाइप है डिजीनेस का जिसमें सिर घूमता है, ऐसा लगता है सराउंडिंग जो भी आपका वो घूम रहा हो ना। तो ध्यान रखना डिजीनेस और वर्टाइगो डिटेल में पढ़ोगे आप मेडिसिन में सीएनएस वाले चैप्टर में। तो एक ध्यान रखना इस प्रकार से ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देंगे, जो भी कंडीशन हो रही है चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उसकी दवाई दे दी जाएगी ना। हीट स्ट्रोक सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है ये, तो इसमें ट्रायड देखने को मिलता है। ट्रायड मतलब तीन चीजें, क्या क्या, सीएनएस डिसफंक्शन, सीएनएस तो इसमें खराब हो रहा था, डिजीनेस वगैरह देखने को मिल रही थी, अब इसमें तो और दिक्कत हो जाएगी। सीएनएस डिसफंक्शन हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, और हिस्ट्री ऑफ हीट एक्सपोजर, कंफर्म है कि पेशेंट किसी ना किसी हीट के संपर्क में आया है। वो हीट गर्म पानी भी हो सकती है, आग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पेशेंट हीट के कांटेक्ट में आया है तभी उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया है ना। तो इसमें क्या होगा, ये हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ध्यान रखना ना, हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पानी निकलेगा तो ब्लड प्रेशर तो कम होगा लेकिन हार्ट तेज धड़केगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से स्किन सूख जाएगी पूरी, पानी निकल गया पूरा तो ड्राई स्किन हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखना है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर पेशेंट की डेथ हो गई है हीट स्ट्रोक की वजह से तो उसकी ऑटोप्सी फाइंडिंग में पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिलेगी। पोस्टमार्टम का मतलब मरने के बाद, कैलोरिसिटी, कैलोरी का मतलब एनर्जी, मतलब ऊर्जा, मतलब गर्मी, तो सीधी सी बात है मरने के बाद बॉडी का गर्म रहना, वो कहलाता है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। तो बॉडी रिमेन्स वार्म फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर डेथ, अगर डेथ हो गई उसके भी लंबे समय तक, डेथ होने के बाद भी लंबे समय तक बॉडी अगर गर्म है तो उस फिनोमिना को कहते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ध्यान रखना यहाँ पे पसीना कम निकलता है, ये जो हीट स्ट्रोक है, लैक ऑफ स्वेटिंग, क्योंकि पहले ही हीट क्रैम्प्स, हीट सिनकोप की कंडीशन में निकल चुका होता है ना, एकदम से तो हीट स्ट्रोक की कंडीशन आएगी नहीं, पहले हीट क्रैम्प की कंडीशन आएगी, हीट सिनकोप कंडीशन आएगी, तो इनमें बहुत सारी प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो चुकी होती है, इसलिए यहाँ पे स्वेटिंग कम होती है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल हीट स्ट्रोक है ना। अगर मेहनत करके किसी ने हीट स्ट्रोक की कंडीशन पहुंचा दी, अगर किसी ने मेहनत करके बॉडी टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कर लिया तो उसमें पसीना निकलेगा बहुत, लेकिन अगर वैसे आया है किसी हीट के कॉन्टैक्ट में रहने से आया है तो उसमें पसीना नहीं निकलता, ध्यान रखना है। इस प्रकार से लैक ऑफ स्वेटिंग होती है हीट स्ट्रोक की कंडीशन में, जबकि हीट क्रैम्प, हीट सिनकोप में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बर्न, जो कि ऑटोप्सी फाइंडिंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बर्न की, है ना। तो बर्न क्या होती है, एक ड्राई हीट इंजरी होती है ना। ड्राई हीट का मतलब फ्लेम या फायर की वजह से बॉडी जल गई हो जब, है ना, जबकि स्काल्ड जो होती है वो एक मॉइस्ट हीट इंजरी होती है जिसमें गर्म पानी या भाप की वजह से बॉडी जल जाती है ना। तो ध्यान रखना है, अगर 44 डिग्री सेल्सियस पर किसी इंसान को जलाया जाए तो बर्न की कंडीशन पैदा करने के लिए 5 से 6 घंटे लगेंगे, और अगर 65 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाएगा तो 2 सेकंड में जल जाएगा टिश्यू, जो भी है बर्न हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना ये ड्यूरेशन ध्यान रखनी है, 44 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 6 घंटे, 65 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेकंड, है ना। अब बात कर रहे हैं बर्न के क्लासिफिकेशन की, डिग्री समझाई गई है बर्न की। तो 3 क्लासिफिकेशन आते हैं यहाँ पे, डुपुएट्रन क्लासिफिकेशन, विल्सन क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। डुपुएट्रन क्लासिफिकेशन ने 6 डिग्री समझाई है बर्न की ना, विल्सन क्लासिफिकेशन ने 3 डिग्री समझाई है, लेकिन हम इन दोनों को ना पढ़ के मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें बर्न की 4 डिग्री समझाई है ना। तो बर्न की 4 डिग्रियों की बात करेंगे, फर्स्ट डिग्री, फिर दूसरी डिग्री, उसके 2 पार्ट अपन देखेंगे, सुपरफिशियल पार्शियल और डीप पार्शियल, फिर तीसरी डिग्री और चौथी डिग्री, है ना। इसमें बात करेंगे कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पेन प्रेजेंट है कि नहीं है, स्कैरिंग मतलब जली हुई काली सख्त त्वचा वो प्रेजेंट है कि नहीं, और हीलिंग हो सकती है कि नहीं, उपचार है कि नहीं इनका ना। तो सबसे पहले बात करें तो प्राइमरी, है ना, तो 1 डिग्री होगी, उसमें केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, है ना। हमने बात की थी एब्रेजन वाले चैप्टर में, स्किन की 2 लेयर, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस के भी अपन 2 पार्ट कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ डर्मिस होती है उसे पेपिलरी डर्मिस कह देंगे, और मतलब ऊपर नीचे मिलाकर के वो कंप्लीट डर्मिस हो जाएगी। उसके नीचे पाए जाते हैं डर्मिस के कुछ उभार जिन्हें कहते हैं डर्मल अपेंजेज, और फिर स्किन के नीचे क्या होगा, फेशिया होगा, मसल होगी, बोन्स होंगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो उसी हिसाब से लेयर इन्वॉल्वमेंट कर दो। प्राइमरी में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, सेकेंडरी की सुपरफिशियल पार्शियल जो होती है इसमें एपिडर्मिस प्लस पेपिलरी डर्मिस, डीप पार्शियल में एपिडर्मिस प्लस कंप्लीट डर्मिस, और तीसरी में एपिडर्मिस प्लस डर्मल अपेंजेज, और चौथी है उसमें सब कुछ इन्वॉल्व कर दो, स्किन प्लस फेशिया प्लस मसल प्लस बोन, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। पेन की बात करें, जो स्टार्टिंग की दोनों है उस मतलब प्राइमरी और सुपरफिशियल पार्शियल, इसमें दर्द होगा इंसान को, पेन प्रेजेंट होगा, बाकी नीचे की तीनों में पेन एब्सेंट होगा। स्कारिंग की बात करें तो
उल्टा कर दो, ऊपर वाली दोनों में स्कारिंग नहीं होती, जहां पेन होता है वहां स्कारिंग नहीं होती है, नीचे की तीनों में स्कारिंग प्रेजेंट होती है। हीलिंग की बात करें, प्राइमरी को 1 वीक से कम समय लगेगा हील होने में, सेकेंडरी में सुपरफिशियल पार्सल को 1 वीक से 3 वीक लगते हैं हील होने में, और डीप पार्सल को 3 वीक से ज्यादा समय लगता है हील होने में, मतलब ठीक होने में। और जो नीचे वाले दोनों हैं उनको ठीक किया ही नहीं जा सकता, एक बार त्वचा जल गई तो जल गई, वो ठीक नहीं होगी कभी भी, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। और क्लिनिकल फीचर्स दे रखे हैं, पहली वाली में लाल लाल दिखेगा इरिदमा, दूसरी वाली में इरिदमा प्लस ब्लिस्टर्स आएंगे, तीसरी में सिर्फ ब्लिस्टर्स आएंगे, और चौथ मतलब ब्लिस्टर्स मतलब फफोले छाले, और चौथी में अपन बात करें कैरेड यानी कि जली हुई काली सख्त त्वचा दिखेगी अपने को। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, 4 डिग्री समझाई गई है बर्न की, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, टर्सरी और क्वाटरनरी। जो सेकेंडरी है उसके 2 पार्ट कर दिए गए, सुपरफिशियल पार्शियल और डीप पार्शियल। तो कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, पेन प्रेजेंट है कि नहीं है, हीलिंग क्या है, स्कारिंग है कि नहीं, क्लिनिकल फीचर, सब कुछ ध्यान रखना है आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ बर्न्ड सरफेस एरिया। तो बर्न्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका एस्टिमेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 रूल आएंगे। सबसे पहले वालेस रूल ऑफ 9। वालेस रूल ऑफ 9 किसके लिए होता है, एडल्ट्स के लिए ना। लुंड एंड ब्राउडर्स चार्ट बेस्ट फॉर चिल्ड्रंस लेस देन 15 ईयर ऑफ एज। और रूल ऑफ पाम, हथेली का नियम। तो हथेली का नियम क्या कहता है, पेशेंट अपनी हथेली की सहायता से ही अंदाजा लगा सकता है बॉडी सरफेस एरिया का ना, बर्न्ड सरफेस एरिया का, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो TBSA एस्टिमेशन ऑफ बर्न्ड सरफेस एरिया, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो वालेस रूल ऑफ 9 क्या कहता है, इसका डायग्राम भी दे रखा होगा बुक में या नोट्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो। तो ध्यान रखना है हेड और नेक को कितना दे दिया जाए, हेड एंड नेक को दे दिया जाए 9% है ना। फिर अपर लिम, जो दोनों अपर लिम है इनको कितना दे दिया जाए, इनको भी 9%। ट्रंक जो होती है उसको कितना दे दिया जाए, 36%। और जो लोअर लिम होते हैं इनको 18%। और पेरिनियम को दे दिया जाए 1%, जो जेनेटल एरिया है उनको ना। तो वालेस रूल ऑफ 9 में आपसे ये पूछा जा सकता है बॉडी के किस हिस्से को कितना परसेंटेज दिया गया है ना। हेड एंड नेक को 9% है ना, फिर आपके दोनों अपर लिम्ब इनको भी 9%, लोअर लिम्ब को डबल कर दो 18%, ट्रंक को और डबल कर दो 36%, और जो जेनेटल एरिया है पेरिनियम रीजन जो होता है नीचे का हिस्सा उसको सिर्फ 1% दिया गया है। क्या है ये बर्न्ड सरफेस एरिया का परसेंटेज है, मतलब पूरी बॉडी का इतना परसेंट यहाँ है, इतना यहाँ है, ध्यान रखना है इसको, डायरेक्ट याद रखना है इसको ना। लुंड एंड ब्राउडर्स चार्ट 15 साल से कम उम्र के बच्चों में किया जाता है, जिसमें उसके हेड को दिया जाएगा 18%, ध्यान रखना ना। वालेस रूल ऑफ 9 में हेड को 9% दे रहे थे, लुंड एंड ब्राउडर्स चार्ट्स में हेड को दिया जाएगा 18% और लोअर लिम्ब को दिया जाएगा 13.5%, जबकि वहां उसको 18 दे रहे थे ना। और रूल ऑफ पाम क्या कहता है, ध्यान रखना है, जो पाम होती है ना वो 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के इक्वल होती है। TBSA का मतलब क्या है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, लुंड एंड ब्राउडर्स चार्ट है ना, वालेस रूल ऑफ 9 और रूल ऑफ पाम है ना। फिर अपन अब बात कर रहे हैं कॉज ऑफ डेथ इन बर्न। बर्न की वजह से कोई मर गया तो वो क्यों मर गया, अपन बात करें तो ना। तो ध्यान रखना है बर्न की वजह से कोई इंसान अभी जलते ही तुरंत अगर डेथ हो गई, उसकी इंस्टेंटेनियस डेथ हो गई, इमीडिएट डेथ हो गई, तो उसका रीजन हो सकता है लेरिंजियल एडिमा, लेरिंजियल स्ट्रिडोर। ध्यान रखना लेरिंग्स में क्या आ गई, सूजन आ गई ना, जो जला पेशेंट जलने की वजह से लैरिंक्स में सूजन आ गई। अब लैरिंक्स में सूजन आ गई तो उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो गया, संकरा हो गया ना। लैरिंक्स में सूजन आएगी तो वो कंप्रेस कर देगा ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो वो संकरा हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, ढंग से सांस नहीं ले पाएगा, उसकी वजह से डेथ हो सकती है पेशेंट की। कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन, अरे भाई जलेगा तो ध्यान रखना टिश्यू जलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब वो बंदा जल रहा है तो वो अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी, रखना इस प्रकार से। या फिर न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक पेन की वजह से डेथ हो सकती है ना। तो अगर जलते ही तुरंत मर गया पेशेंट तो इन रीजन की वजह से डेथ हो सकती है, ध्यान रखना है। अगर 24 घंटे के अंदर जला है, एक दिन के अंदर, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, हाइपोवोल्यूमिक शॉक से मर जाएगा पेशेंट है ना। अगर 2 दिन के अंदर मरा है 48 घंटे के अंदर तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक तो होगा ही होगा, साथ में एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, उसकी वजह से डेथ हो जाएगी पेशेंट की। लेकिन अगर 3 दिन या उसके बाद पेशेंट मरा है तो आपको पता ही है जब कोई जल गया तो स्किन खत्म तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई बॉडी, उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस और सेप्टिसीमिया कंडीशन जनरेट होगी, जिससे इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो कितने समय में डेथ हो रही है उसके सबसे अपन बताएंगे कि किन किन रीजन की वजह से डेथ हुई होगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात करते हैं कुछ अल्सर की और ऑटोप्सी फाइंडिंग्स ऑफ बर्न की अपन बात करें तो ना। तो अल्सर यहाँ पे आते हैं कर्लिंग्स अल्सर और मार्जोलिन्स अल्सर है ना। ध्यान रखना है जलने की वजह से इसका
स्कार अगर डेवलप हो गया, अपन ने बोला भी था अभी कि अगर 4 डिग्री बर्न है मतलब सीवियर जल गया बंदा, बहुत ज़्यादा जल गया, तो उसमें स्कार बन जाएगा। स्कार बन गया और स्कार में कुछ समय के बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं मार्जोलिन्स अल्सर है। अगर क्रोनिक बर्न स्कार में कुछ समय के बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाए तो उस स्कार को या इस कंडीशन को अपन कहेंगे मार्जोलिन अल्सर। और कर्लिंग अल्सर क्या है, जो स्टमक होता है, डुओडेनम होता है, उसमें अगर एक्यूट अल्सरेशन मिल जाए आफ्टर सीवियर बर्न, इंसान का पेट और स्टमक मतलब जो भी डुओडेनम है जल गई थे वो, तो उसके बाद अगर उसमें एक्यूट अल्सरेशन हो गया, अल्सर मतलब घाव हो गए अंदर, तो उसे कहेंगे कर्लिंग्स अल्सर, है ना। तो दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, कर्लिंग्स अल्सर और मार्जोलिन्स अल्सर इस प्रकार से। अब बात करेंगे ऑटोप्सी फाइंडिंग्स की ना, ये 4 कंडीशन अभी देखते हैं इस प्रकार से। तो पहले अपन ने बात की ऑटोप्सी फाइंडिंग्स की, तो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है। ऑटोप्सी फाइंडिंग जब भी लिखते हैं तो 3-4 चीजें लिखते हैं, जनरल पर्टिकुलर्स, पेशेंट को कौन लेके आया, कहाँ पर मिला, पुलिस थाने से क्या, इस प्रकार से, है ना। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग। तो पहले बात करें इसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फाइंडिंग की, हेडिंग शायद मैंने लगाई नहीं है कंप्लीट, तो ध्यान रखना है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। यहाँ पर कोई भी राइगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस नहीं मिलेगा। अगर बर्न का केस है तो ये तीनों चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये तीनों चीजें क्या होती हैं डिटेल में पढ़ेंगे अपन अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फाइंडिंग में कोई राइगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी जो कि एंटीमोर्टम बर्न में ही मिलती है। सिर्फ एंटीमोर्टम बर्न का मतलब जब इंसान को जलाया गया तब वो जिंदा था ना, जरूरी थोड़ी ना है कि जलने की वजह से पेशेंट की डेथ हुई हो सकता है किसी और रीजन से उसको मार दिया गया हो, किसी और तरीके से, और मारने के बाद जला दिया गया हो, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम बर्न। तो एंटीमोर्टम बर्न फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, फायर निमोनिक से आपको याद रख सकते हो, ध्यान रखना ऊपर लिख भी रखा है एंटीमोर्टम फाइंडिंग्स। तो फायर निमोनिक से आप याद रख सकते हो फ्लूइड इन ब्लिस्टर्स विच इज रिच इन प्रोटीन एंड क्लोराइड, जो भी उसमें छाले मिलेंगे, छालों में फ्लूइड भरा होगा जिससे प्रोटीन एंड क्लोराइड ज्यादा होंगे। इन्फ्लामेटरी साइन मिलेगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू की हीलिंग हो रही होगी ना, तो इन्फ्लामेटरी साइन होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू की हीलिंग हो रही होती है। एंजाइम लेवल ज्यादा मिलेगा उसमें, और रेडनेस, रेड लाइन रिपेयर, ट्रिपल आर, तो रेडनेस, रेड लाइन रिपेयर की कंडीशन मिलती है, लाल लाल दिखता है सब कुछ, इरिथेमाई कंडीशन हो जाती है। तो ध्यान रखना है 4 कंडीशन है जो कि स्पेशल एंटीमोर्टम बर्न में देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्रो फिट साइन, ये भी एंटीमोर्टम बर्न में देखने को मिलता है। जब इंसान जल गया तो उसकी आंखों के आसपास झुर्रियां पड़ जाएगी, उन झुर्रियों में अगर सूट डिपोजिशन मतलब काला काला जो कालक जिसे कहते हैं अपन, काजल टाइप, वो अगर उसमें जमा नहीं हुआ तो उसे अपन कहेंगे क्रोफिट साइन, कौवे के पैर जैसा कुछ लगता है वो। तो सूट एब्सेंट या सूट डिपोजिशन एब्सेंट इन रिंकल्स अराउंड आईज ड्यू टू टाइट शट आईज, है ना। इंसान तुरंत आंखों को एकदम बंद कर लेगा, जोर से बंद कर लेगा जब जल रहा होगा तो वो, तो इस वजह से यहाँ पर झुर्रियां, मतलब वहाँ पे जो भी झुर्रियां हैं इस प्रकार से, वहाँ पर उसको राख या फिर जो भी काला काला नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना इस प्रकार से। तो आंखें आपने बंद कर ली तो यहाँ पे कालिक जमा नहीं हुई। तो एंटीमोर्टम बर्न की स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है। अरे जो मर ही गया उसको जलाओगे तो वो आंख बंद थोड़ा ना करेगा, जो जिंदा था वही तो आंख बंद करेगा। तो आंख बंद की तभी तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो है कालिक जमा नहीं हुई, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो ध्यान रखना क्रोफिट साइन भी एंटीमोर्टम बर्न की फाइंडिंग्स होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर अपन इंटरनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देख रहे हैं ना, ये तो सब थी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फाइंडिंग। इंटरनल ऑटोप्सी को आपको याद रखना है 4C से, है ना। तो 4C से क्या हो जाएगा, कार्बन या सूट डिपोजिशन इन द एयरवे, जो भी काली, जो भी आपके धुआं बना है काला, वो आपके एयरवे में चला जाएगा। तो कार्बन या सूट डिपोजिशन इन द एयरवे अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है, वो ध्यान रखना है ना। और ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड गई है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा इस प्रकार से। और क्या होगा, इंक्रीज साइनाइड इन द ब्लड, साइनाइड बढ़ जाएंगे, और कर्लिंग अल्सर की कंडीशन देखने को मिलेगी ना। कर्लिंग अल्सर पहले ही बताया था क्या होता है, जो स्टोमक या डुओडेनम होते हैं उसमें सीवियर बर्न के बाद अगर अल्सरेशन पैदा हो गया तो एक कर्लिंग अल्सर हो जाएगा ना। तो एंटीमोर्टम बर्न की फाइंडिंग और इंटरनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हीट आर्टिफैक्ट्स की ना। हीट आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जलने की वजह से होने वाली फाइंडिंग्स, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एंटीमोर्टम बर्न में ही मिले या बर्न में ही मिले, ये और किसी कंडीशन में भी मिल सकती है। तो इसको नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स अपन बोलते हैं। तो इसमें 4 कंडीशन आती है, हीट स्टिफनिंग, हीट रप्चर, हीट हिमेटोमा एंड हीट फ्रैक्चर, है ना। तो हीट स्टिफनिंग, हीट रप्चर, हीट हिमेटोमा और हीट फ्रैक्चर अपन
बात करें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हीट स्टिफनिंग की, है ना। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है स्टिफनिंग, स्टिफनेस का मतलब होता है अकड़ जाना ना। स्टिफनेस वर्ड अपन पढ़ेंगे जब राइगर मोर्टिस पढ़ेंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो क्या होगा, मसल्स जो है अकड़ जाएंगी। क्यों अकड़ जाएंगी? क्योंकि जलने की वजह से प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाएगा ना। मसल्स में होता ही क्या है, प्रोटीन सॉरी, तो मसल्स में होता है क्या है, प्रोटीन होता है। तो जलने की वजह से प्रोटीन का कोएगुलेशन हो गया, जिससे मसल्स अकड़ जाएंगी। लेकिन कब होता ही है? जब मसल एक्सपोज टू हीट मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस है। अगर 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की हीट के संपर्क में आ गई आपकी मसल्स तो उनका प्रोटीन कोएगुलेट कर जाएगा और वो जम जाएगा प्रोटीन, जिसके से मसल्स अकड़ जाएंगी। और ऐसी अकड़ जाएंगी मसल की इंसान की आकृति इस तरीके की बन जाएगी जैसे कोई बॉक्सर खड़ा हो, कोई पुगिलिस्टिक खड़ा हो। पुगिलिस्टिक मतलब मुक्केबाज, या कोई फेंसर खड़ा हो, तलवारबाज खड़ा हो ना। तो बॉक्सर या फेंसर, तलवारबाज या पुगिलिस्टिक यानी कि मुक्केबाज, इनका जो एटीट्यूड होता है, ऐसे खड़े होते हैं ना ये, तो उस एटीट्यूड में इंसान लगेगा देखने से, इसलिए इसको वैसा एटीट्यूड वाली कंडीशन बताई गई है हीट स्टिफनिंग को। तो बॉक्सर एटीट्यूड या पुगिलिस्टिक एटीट्यूड या फेंसर एटीट्यूड। एक अपन ने बीमारी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, पंच ड्रंक सिंड्रोम, डिमेंशिया पुगिलिस्टिका, याद है कुछ सबड्यूरल हिमोरेज में देखने को मिल रही थी, वो ध्यान रखना इस प्रकार से। अब बात करते हैं हीट रप्चर की। हीट रप्चर में क्या होगा, जब स्किन एक्सपोज्ड होगी हीट के, तो ध्यान रखना ड्राइंग ऑफ स्किन हो जाएगा और ध्यान रखना स्प्लिटिंग हो जाएगी, फट जाएगी स्किन। अरे ऊपर वाले में तो क्या हो रहा था, मसल हीट के एक्सपोज्ड में आ रही थी जिससे प्रोटीन जम रहा था, मसल्स अकड़ रही थी। नीचे वाले में क्या है, हीट रप्चर में स्किन हीट के कांटेक्ट में आ रही, सब कुछ आएगा ना हीट के कांटेक्ट में, तो मसल भी आएगी, स्किन भी आएगी। तो स्किन जब हीट के कांटेक्ट में आएगी तो ड्राई हो जाएगी स्किन। स्किन ड्राई हो गई तो आपकी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है सूख जाएगी मतलब, और जो है आपकी फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। कोई वाइटल रिएक्शन नहीं आते यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से। और तो स्किन आपकी फट गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्किन केवल हीट की वजह से ही फटे, इंसाइज्ड वाउंड की वजह से भी तो फट सकती है। किसी ने यहाँ पे कट लगा दिया उसमें तो स्किन फट जाती है इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रखना उसमें डिफरेंस होता है, इंसाइज्ड वाउंड जो होते हैं बड़े होते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। और एक्सटेंसर सरफेस पे वो सब दे रखा है आपकी बुक में, देख लेना इस प्रकार से, है ना। फिर हीट हिमेटोमा, हिमेटोमा का मतलब ही क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना कहीं पर, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, हिमेटोमा हो जाएगा एपिड्यूरल स्पेस में, और एपिड्यूरल स्पेस में हिमेटोमा तो अपन ने कल भी पढ़ा था, ध्यान रखना। मतलब पिछले लेक्चर में एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज हो रहा था उसकी वजह से, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है ना। जो एपिड्यूरल इमेज में होता है, एपिड्यूरल हिमोरेज होता है, उसमें बाइलेटरल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ब्लड क्लॉट में, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल कलेक्शन ऑफ वेसल टू वीनस साइनस रप्चर, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो हीट हेमेटोमा का मतलब ही क्या है, हिमेटोमा हो गया, ब्लीडिंग हो गया एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, ध्यान रखना है। लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज से अलग होता है ये ना। फिर हीट फ्रैक्चर आता है, यहाँ पर भी स्कल स्पाइडर वेव फ्रैक्चर हो जाएगा, लॉन्ग बोन स्ट्रीट एंड एवेन्यू फ्रैक्चर होता है ना। तो स्कल में स्पाइडर वेव फ्रैक्चर होता है, लॉन्ग बोन में स्ट्रीट एंड एवेन्यू फ्रैक्चर होता है। स्पाइडर वेव मतलब मकड़ी के जाले जैसा अपन बात करें तो ना। कौन सा हो रहा था स्पाइडर वेव फ्रैक्चर, किसको बोल रहे थे, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर को बोल रहे थे शायद, ध्यान रखना इस प्रकार देख लेना एक बार। और लॉन्ग बोन में स्ट्रीट एंड एवेन्यू फ्रैक्चर हो जाएगा, एकदम गली जैसा रास्ता टाइप बन जाएगा कुछ, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब आखिरी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बर्न एंड स्काल्ड, फिर एमसीक्यू देखेंगे अगले लेक्चर में। तो बर्न और स्काल्ड में क्या डिफरेंस है, बर्न किसकी वजह से होता है, ड्राई हीट फ्लेम या फायर की वजह से, जबकि स्काल्ड किसकी वजह से होता है, मॉइस्ट हीट, जो भाप है, गर्म पानी है, गर्म कोई लिक्विड उसकी वजह से ना। सिंगिंग एंड चेयरिंग ऑफ स्किन, चेयरिंग का मतलब जलने के बाद काला काला बन जाना, चेयरिंग स्टिंगिंग भी वही जलना इस प्रकार से। तो जलने के बाद काला इसमें तो बनता है, स्काल्ड में नहीं बनता, एब्सेंट होता है इसमें ना। फिर सोडनिंग एंड ब्लीचिंग, त्वचा का गीला होना, रंग बदलना, त्वचा गीली थोड़ी ना होगी, फायर से जला दोगे तो जली जाएगी, जबकि इसमें गर्म पानी डालोगे तो त्वचा गीली होगी ना, ध्यान रखना इस प्रकार से। स्प्लैशिंग या ट्रिकलिंग, तो ध्यान रखना स्प्लैशिंग का मतलब तरल पदार्थ का सतह पर बिखरना, छींटे मारना। तो तरल पदार्थ है ही नहीं इसमें, तो फ्लेम या फायर है तो एब्सेंट होगा इसमें, जबकि स्काल्ड्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा वो। क्लॉथिंग की बात करें तो बर्न्ट या कैरेड, चैरेड जो भी बोलना चाहो, ध्यान रखना जले हुए होंगे, जबकि इसमें जले हुए नहीं होंगे, इंटैक्ट होंगे, अखंडित होंगे, लेकिन गीले होंगे, गर्म पानी डाल रहे हो ना इस तरीके से। कॉन्टैक्ट इंजरी, अबव द लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट अपन बात करें तो सीन एट या अबव द लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, जबकि इसमें सीन एट या बिलो द लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, आपने जहां पे पानी डाला, मान लो गर्म पानी डाला, यहाँ पे डाला, तो इंजरी या तो यहाँ पे होगी या इससे नीचे होगी, ग्रेविटी से नीचे जाएगा पानी, तो यहाँ पे इंजरी होगी, इससे नीचे का हिस्सा जलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लेम है फायर में, यहाँ पे पानी डाला तो यहाँ पे आग डाली तो ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो ध्यान रखना है। तो इसमें या तो एट या अबव द लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट इंजरी होती है ना, जहाँ पे आग जलाई है तो वहाँ इंजरी होगी उससे ऊपर की तरफ, लेकिन जहाँ पे पानी डाला है तो वहाँ इंजरी होगी उससे नीचे की तरफ होगी। ये है इसका मतलब कॉन्टैक्ट इंजरी का मतलब। तो ये एमसीक्यूज जो है अगले लेक्चर में देख लेंगे, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।